जन्म से ना कोई दोस्त पैदा होता है, ना ही दुश्मन। वह तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ दूसरों को समझाना कठिन हो जाए, वहाँ खुद को समझा लेना बेहतर होता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। श्रीमद् भागवत में सूर्य को सूर्य नारायण के नाम से संबोधित किया गया है और वेदों में सूर्य को ही संपूर्ण जीव जगत की आत्मा माना गया है। तो ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा और जगत का पिता कहा गया है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। सूर्य की शक्ति से ही समस्त ग्रह चलायमान है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ है, अच्छी है, तो व्यक्ति के जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा या पूर्वज और पिता, सफलता और सरकारी सेवा प्रदान करने वाला, राजशाही गौरव दिलवाने वाला और विभिन्न स्थानों पर उच्च पद प्राप्ति का कारक माना गया है। तो ऐसा व्यक्ति वैभवशाली जीवन व्यतीत जरूर करेगा। वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से, प्रतिकूलता से मान सम्मान में कमी आती है, आत्मविश्वास में कमी आती है और पिता को कष्ट या पिता के सुख में कमी या पिता से वैचारिक मतभेद, सरकारी कार्यों में बाधा, आँखों के रोग या परेशान करते हैं। आँखें बहुत जल्दी कमज़ोर हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो वह दिन कन्या संक्रांति कहलाता है। कन्या संक्रांति के दिन पूर्वजों के लिए कई प्रकार के दान, श्राद्ध, पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। इसी दिन यह सब करना बहुत ज़्यादा शुभ या फलदायी माना गया है। कन्या संक्रांति पर बहुत से लोग दान, स्नान और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजन आदि करते हैं। संक्रांति के दिन पवित्र जलाशयों में स्नान करना बहुत ज़्यादा पवित्र, शुभ माना गया है। वहीं कन्या संक्रांति को विश्वकर्मा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस दिन बंगाल और उड़ीसा में विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। भगवान विश्वकर्मा अपने भक्तों को उत्कृष्टता और उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ऐसा माना गया है कि विश्वकर्मा भगवान के इंजीनियर हैं, जिन्होंने देवों के महल और शस्त्र आदि का निर्माण किया था। भगवान विश्वकर्मा इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा के कहने पर ही विश्वकर्मा ने यह दुनिया रचाई थी। द्वारका से लेकर भगवान शिव के त्रिशूल तक को भगवान विश्वकर्मा द्वारा रचाया गया है, अतः निर्माण किया गया, डिजाइन किया गया है। तो आइए अब बात करें कन्या संक्रांति के पूजन की। कन्या संक्रांति का पुण्यकाल मुहूर्त है 16 दिसंबर की दोपहर 12:32 से शाम को 6:41 तक। वहीं महापुण्यकाल का मुहूर्त है 17 सितंबर की शाम को 4:38 से 6:41 तक रहेगा। तो कन्या संक्रांति के दिन प्रातः जल्दी उठ जाना चाहिए, नहाने के पानी में तिल डाल करके नहाना चाहिए और इस दिन पवित्र नदियों में, सरोवर में या कुंडों पर जाकर के स्नान किया जाए और पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। वहीं कन्या संक्रांति के दिन व्रत रखा जाता है। व्रत रखने को संकल्प लेकर के श्रद्धा के अनुसार दान किया जाना चाहिए। एक तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें लाल पुष्प, थोड़ा सा तिल और थोड़ा सा गुड़ मिला करके या थोड़ी सी चीनी मिला करके सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्य नमः इस मंत्र का जाप या इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के पश्चात दान में आटा, दाल, चावल, खिचड़ी और तिल के लड्डू विशेष रूप से बांटे जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की। आपकी कुंडली में बनने वाले या जो गोचर कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही हमें अच्छा या बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करने के साथ ही केतु और शुक्र के साथ में युति हो जाएगी और मंगल और राहु की दृष्टि में आ जाएंगे। तो इस युति या दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। सूर्य और शुक्र का युति फल। वैसे तो ज्योतिष में सूर्य और शुक्र दोनों को शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन सूर्य और शुक्र की युति का फल अशुभ होता है। सूर्य को आत्मा के साथ ही साथ मान सम्मान, सत्ता और अधिकार का कारक माना गया है, जबकि शुक्र को भौतिक सुख, संपत्ति, सुंदरता का कारक ग्रह माना गया है। सूर्य और शुक्र दोनों ही वैभव के कारक माने जाते हैं, लेकिन सूर्य के समीप आकर के क्योंकि शुक्र अस्त हो जाता है, इसलिए सूर्य और शुक्र की युति यानी संयोजन को बहुत अधिक लाभदायक नहीं माना जाता है। सूर्य और केतु की युति। तो इस समय आप धार्मिक होने लगेंगे और धार्मिक मान्यताओं को मानने लगेंगे। अब आप किसी के आश्रित नहीं रह सकते हैं, लेकिन आपके काम में कोई न कोई रुकावट अवश्य आएगी। आसानी से काम नहीं बन पाएंगे। अपनी संपत्ति अथवा अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ना ही पड़ता है। यदि किसी की जन्म कुंडली में सूर्य और केतु साथ हो या सूर्य और राहु साथ हो तो उसको ग्रहण योग कहा जाता है। दूसरों के लिए प्रयास करने पर उन्हें लाभ हो जाता है, लेकिन स्वयं के लिए मामले हमेशा खटाई में ही पड़े रहते हैं या हमेशा आपको विजन का या मेहनत का फल नहीं मिल पाता है, लेकिन आपके साथ वाले हमेशा आपसे लाभ ही उठाते हैं।
सूर्य और मंगल का दृष्टि संबंध। सूर्य पर मंगल की दृष्टि होने या युति होने से व्यक्ति अहंकारिकता के साथ साथ अत्यंत ही महत्वाकांक्षी हो जाता है, जहाँ तक साहस और दम्भ से भर जाता है। यह योग हार्ट प्रॉब्लम देने में भी सक्षम है। आप अपने आप को किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठता अर्थात एकदम अपने आप को वैल्यूबल सिद्ध करने की योग्यता रखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं सूर्य और राहु का दृष्टि संबंध। सूर्य को पिता माना गया है और राहु छाया ग्रह है। जब राहु सूर्य के साथ में दृष्टि संबंध बनाते हैं तो सूर्य पीड़ित होते हैं। इस दृष्टि संबंध से विवाह में विलंब और कई प्रकार की अड़चनें आती है। संतान के संबंध में भी समस्या आती है। नौकरी व्यापार में बाधा और महत्वपूर्ण कार्यों में बार बार व्यवधान मिलते हैं। लाख प्रयास करने पर भी यश नहीं मिल पाता है। सूर्य के गोचर का विशेष फल क्या मिलेगा? तो कन्या संक्रांति के कारण व्यवसायों के लिए बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। तो इन दिनों आपको उन्नति और लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन लापरवाही और असावधानी से भी बचना होगा, क्योंकि चोरों और असामाजिक तत्व अधिक सक्रिय रहेंगे। वहीं देश की राजनीति की बात करें तो इस माह राजनीतिक गलियारों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में काफ़ी गहमागहमी देखने को मिल सकती है। शासन की ओर से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा सकता है या अर्थव्यवस्था में सुधार की गति तेज हो सकती है, लेकिन जमीनी स्तर पर बढ़ती बेरोजगारी के कारण जनता में सरकार के प्रति आक्रोश बना रहेगा। किंतु सूर्य के अनुकूल स्थिति के कारण जनता उग्र नहीं होगी, शांत रह करके सरकारी गतिविधियों को देखेगी। अब यही ग्रहों के राजा सूर्यदेव 16 सितंबर की शाम को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कन्या राशि में प्रवेश करने पर आपकी राशि को क्या फल मिलने वाला है, शुभ या अशुभ, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो आइए अब बात करें सबसे पहले मेष राशि की। आपकी मेष राशि से 6th हाउस में रोग भाव में गोचरवश सूर्य का प्रवेश होगा। अब कार्य सिद्धि और सर्व सुखों की प्राप्ति संभव होगी। नए नए सामान की शॉपिंग हो सकती है। विरोधियों की, शत्रुओं की यहाँ पर पराजय होगी, हार होगी या वो आपके रास्ते से हट जाएंगी। रोगों से आपको राहत मिल सकती है, स्पेशली दर्द में। सरकारी अधिकारियों से या बड़े लोगों से मार्गदर्शन मिलता है, फ़ायदा मिलता है। सेल्फ रेपुटेशन में वृद्धि हो सकती है। रोग, शोक, मोह आदि भावों का नाश होकर के मन और शरीर दोनों स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगते हैं। शिक्षा में या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए यह समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। बिजनेस पर्सन के लिए अपने काम के विस्तार के लिए, भविष्य की योजना बनाने के लिए ये समय बहुत ज़्यादा सफल है या बहुत ज़्यादा शुभ माना जाएगा। तो आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी वृषभ राशि से पंचम भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश सूर्यदेव के आने से शुभ प्रभाव में वृद्धि होने लगेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकते हैं। संतान की चाह करने वाले व्यक्तियों को खुशखबरी मिल सकती है। रोजगार में मानसिक भ्रम उत्पन्न हो सकता है। शारीरिक और मानसिक शक्ति में, क्षमता में कमी आ सकती है। आर्थिक हानि हो सकती है। स्वयं या संतान के स्वास्थ्य की चिंता भी आपको मिल सकती है। सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद हो सकता है। यात्रा में दुर्घटना या कष्ट हो सकता है और ऐसे समय में आप अपने आप को कमज़ोर, असहाय अनुभव करने लगेंगे। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से मानसिक और शारीरिक समस्याएं आएंगी और कई बार घरेलू झगड़ों के कारण सुखों में कमी आ सकती है। वहीं जमीन जायदाद संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। इस गोचर में आपको अच्छी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। यात्रा में भी प्राय आपको कोई न कोई असुविधा ही मिलेगी। परिवार के लोग विरोधी हो सकते हैं या फिर विरोधी बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकते हैं, हावी हो सकते हैं। वैवाहिक सुख में भी अड़चनें आती है। मानहानि की संभावना तक बनी रहती है। तो आइए अब बात करें कर्क राशि की। तो आपकी कर्क राशि से 3rd हाउस में अर्थात पराक्रम भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब रोगों से राहत, सुख, अमन, चैन जैसे शुभ फल मिलेंगे। इस समय आप खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अच्छे लोगों से, भले लोगों से या हायर अथॉरिटीज़ से मेल मुलाकात होने लगेगी। संतान तथा मित्रों से फाइनेंशियल गेन तथा सम्मान मिलता है। भाई बहनों की तरक्की के आसार भी बनने लगते हैं। शत्रुओं की आसानी से हार होती है और व्यक्ति लक्ष्मी और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस अवधि में प्राय आपको हायर पोस्ट की प्राप्ति होती है और व्यक्ति सबसे अच्छा व्यवहार करने लग जाता है। तो आइए अब बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि से 2nd भाव में धन और संपत्ति भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोगों से मेल मुलाकात होने लगेगी। आपका स्वयं का स्वभाव भी धोखेबाजी करने वाला, फ्रॉड करने वाला मेंटेलिटी की ओर अग्रसर हो सकता है। सिर में दर्द रहने लगेगा और आंखों में इन्फेक्शन या धुंधलापन आ सकता है। व्यापार में और धन संपत्ति के सौदे में पैसा फंसने का डर लगा रहेगा। मित्रों और सगे संबंधियों से झगड़ा होता रहेगा और पूरा महीना अशांति और क्लेश में व्यतीत हो सकता है।
लेकिन सेकंड भाव में सूर्यदेव के आने से धन प्राप्ति के योग भी आपके लिए निरंतर बने रहेंगे, अर्थात बनने लगेंगे। वहीं प्रत्यक्ष संपत्ति में भी आपको लाभ मिल सकता है। यदि ऐसे कोई बात चल रही है तो सूर्य के उपायों से आपको जरूर राहत मिलेगी। तो आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि में ही गोचरवश सूर्यदेव पधार रहे हैं। इस समय आप में अहंकार की भावना, दंभ की भावना, एम्बिशियस की भावना आ सकती है और आपको पैसों का नुकसान हो सकता है। आपके मान सम्मान में कमी आने लगेगी, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा थकान, पेट के रोग, आँखों के रोग से कष्ट उठाना पड़ सकता है और अधिकतर समय बिना किसी कारण के घूमते रहेंगे। तो आपको कई बार अपने काम से, अपने परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है। संबंधियों, मित्रों, सज्जनों से झगड़ा या विवाद होने से मेंटली अपसेट रहेंगे, लेकिन यह समय आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला भी होगा। साथ ही साथ आपकी वर्किंग कैपेसिटी, कार्यकुशलता में, हुनर में भी यहाँ पर वृद्धि होगी, अर्थात आप में कुछ न कुछ सही भावना या उत्पन्न होगी। तो आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी तुला राशि से द्वादश भाव में, 12th हाउस में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब आपके कामकाज या पद प्रतिष्ठा में समस्या आने लगेगी। नौकरी पर भी बात आ सकती है, नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। साथ ही खर्चे बहुत ज़्यादा अधिक होंगे और यहाँ पर आपको कई प्रकार की कठिनाइयाँ, मुसीबतें झेलनी पड़ सकती है। बुखार या इन्फेक्शन जैसी परेशानियाँ पैदा हो सकती है। साथ ही पेट में गड़बड़ आपको अधिक रहेगी और पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आप इस समय चिंतित रहेंगे। सरकारी विभागों की ओर से विरोध होगा और आंखों में कष्ट की संभावनाएं बनने लगेगी। तो आपको इसी समय मित्रों का व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण हो सकता है, अपमानित होने की स्थिति बन सकती है, लेकिन विदेश जाने के मौके आपको मिल सकते हैं। तो ऐसे में सूर्य के उपाय अवश्य राहत प्रदान करेंगे। तो अब बारी है वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से एकादश भाव में, लाभ भाव में, 11th हाउस में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होने से आपकी कैपिटल में वृद्धि के योग बनेंगे। तो आपके कैरियर में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहने लगेगी। आपको कई प्रकार से लाभ, आर्थिक उन्नति, फाइनेंशियल गेन, शानदार खाना पीना, नई पोस्ट या नई नौकरी के साथ में बड़े लोगों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मांगलिक कार्य, पूजा पाठ, अभिषेक आदि होंगे। तो आध्यात्मिकता और सात्विकता में वृद्धि होगी। सरकारी लोगों से सहायता प्राप्त होने लगेगी। प्रमोशन का यह समय है। वहीं पिताजी से भी आपको लाभ मिल सकता है, मार्गदर्शन मिल सकता है या आपको कोई न कोई एसेट मिल सकती है। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से 10वें भाव में, अर्थात 10th हाउस प्रोफेशन भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब रुपया, पैसा, हेल्थ, फ्रेंड सर्कल आदि का सुख प्राप्त होने लगेगा। कोई नई स्ट्रेटजी पर, कोई नई प्लानिंग पर आप काम शुरू करना चाहते हैं या नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए समय पॉजिटिव है। नौकरी चेंज करने वालों को भी सही अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। अधिकारियों और प्रतिष्ठित लोगों से दोस्ती बढ़ेगी। सज्जनों द्वारा लाभ होगा और हर कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। तो ऐसे ही समय में प्रमोशन या अच्छी पोस्ट मिलने का अवसर आपको प्राप्त होगा। सम्मान, गौरव और रुतबा आपका बढ़ने वाला है। आइए अब बारी है मकर राशि की। आपकी मकर राशि से 9th हाउस में, भाग्य भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब आपके कार्य क्षेत्र में, अर्थात आपके कैरियर में यह समय अच्छा बना रहेगा, पॉजिटिव बना रहेगा। यदि लंबे समय से आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो इस समय सफलता मिलने वाली है। सरकारी योजनाओं से भी आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन वर्चस्व में, रुतबे में आपको कुछ कमी का एहसास भी होगा। झूठे आरोप भी आप पर लग सकते हैं और बिना किसी कारण के खर्च या फिर फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। ऐसे ही समय में व्यावसायिक आय में, लाभ में कमी, रोग और अशांति उत्पन्न होती है। तो आप घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। तो ऐसे में सूर्य के उपाय आपको राहत देंगे। आइए अब बात करें आपकी कुंभ राशि की। तो आपकी कुंभ राशि से 8th हाउस में, मारक भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश से आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंता बढ़ जाएगी। वहीं आपके ऑफिस में भी आपकी परफॉर्मेंस या तो खराब रहने लगेगी या आप भी बोल सकते हैं कम इफेक्टिव रहेगी। तो आप में से कुछ लोगों को नौकरी में भी कोई न कोई समस्या आ सकती है। सब मिलाकर व्यावसायिक दृष्टि से यह समय बहुत ज़्यादा बेटर नहीं कहा जा सकता है। शत्रुओं से, विरोधियों से विवाद होगा। ऐसे ही समय में हेल्थ सेक्टर में आपको पाइल्स या इनडाइजेशन जैसे रोग परेशान करेंगे। आपके जीवन साथी को भी कुछ कष्ट हो सकता है। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने लगेंगे और बुखार, हाई ब्लड प्रेशर के कारण आप भी हॉस्पिटल के चक्कर लगा सकते हैं। ऐसे में सूर्य के उपाय आपको राहत देंगे। सूर्य के उपाय क्या है, इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बतलाने वाला हूँ। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से 7th हाउस में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की या कटुता की उत्पत्ति होगी। जीवन साथी या संतान बीमार हो सकती है।
जिनके विवाह की बात चल रही है, हो सकता है इस समय उन्हें अड़चनों का सामना करना पड़े। आपके कामकाज में व्यवधान मिलने लगेंगे, व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न होने लगेगी और पैसा फंसने लगेगा। लोग बाग कमिटमेंट करके भी पीछे हट सकते हैं। यात्राएं बहुत ज़्यादा कष्टकारी होंगी और पेट के रोग, सिर दर्द या कमर या मांसपेशियों में खिंचाव जैसी परेशानियां आ सकती है। फाइनेंशियल लॉस या मानहानि के कारण भी मन दुखी रहेगा। ऐसे में सूर्य के उपाय आपको अवश्य राहत प्रदान करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं सूर्य दोष निवारण के उपायों की। सूर्य दोष निवारण में हर रविवार को प्रातः सूर्य की होरा में अर्थात सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर आप गेहूँ, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना, गाय या बछड़ा दान कर सकते हैं या इसमें से कोई भी एक वस्तु दान कर सकते हैं। लेकिन यही दान यदि सूर्य के नक्षत्रों में जैसे कृत्तिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में करें तो और भी ज़्यादा शुभ फल मिलेंगे। इस उपाय के अंतर्गत आप कोई भी वस्तु का दान कर सकते हैं या एक साथ में 2-3 वस्तुएं भी दान कर सकते हैं। सूर्य की कमजोरी से अपयश मिलता है, हृदय रोग होते हैं, हड्डियों की समस्या आती है। रविवार को इन वस्तुओं का दान करने से राहत मिलेगी। स्नान के द्वारा आप सूर्य दोष निवारण कैसे कर सकते हैं? जब गोचर में सूर्य अनिष्टकारक हो या प्रतिकूल हो तो व्यक्ति को स्नान करते समय उस पानी में खसखस, लाल पुष्प या केसर डाल करके नहाना चाहिए। वो शुभ रहता है क्योंकि खसखस, लाल पुष्प या केसर ये सभी वस्तुएं सूर्य की कारक वस्तुएं और सूर्य के उपाय करने पर अन्य अनिष्टों से बचाव करने के साथ साथ ही आप में रोगों से लड़ने की शक्ति का भी विकास होगा, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। सूर्य दोष निवारण के कुछ और उपायों के बारे में बात करें तो आपको नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करना शुभ रहेगा। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र ओम गृहणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें या फिर सूर्य का बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। सूर्य गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं जो लोग माँ गायत्री को उपासक हैं। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। वहीं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों से रक्षा के लिए आप 12 आदित्य कवच धारण कर सकते हैं क्योंकि सूर्य तो हर माह अपनी राशि परिवर्तन करते ही हैं। इसलिए कभी आपको सूर्य गोचर से शुभ प्रभाव मिलेगा तो कभी अशुभ प्रभाव मिलेगा। तो ऐसे में आपको 12 आदित्य कवच मतलब सूर्य की जो 12 स्थितियाँ हैं उसका लाभ प्राप्त करने के लिए आप ये कवच धारण कर सकते हैं। ये था सूर्य का कन्या राशि में गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को जान सकते हैं अपने लिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। आपका जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान से ही कुंडली बनेगी और उसका सबसे ज़्यादा फायदा आपको ही मिलेगा। जो योग या दुर्योग हैं, जो दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, ये गोचर उसमें कुछ कमी या कुछ अच्छा कर सकता है और ये आप अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में जान सकते हैं। लेकिन जब समय बहुत तकलीफ दे रहा हो, समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। क्योंकि यदि समय आने वाला अच्छा है तो आप उत्साह से और ज़्यादा काम करेंगे तो आपका फ़ायदा बढ़ जाएगा, और आने वाला समय प्रतिकूल है तो आप सावधान रहेंगे, उससे अपने नुकसान से बच सकते हैं, नुकसान को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपके ऊपर है और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक सही परामर्श आपका भविष्य बदल सकता है, ये ध्यान रखिए। इसलिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे आप अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना कन्वीनियंट टाइम बताएंगे और अब जो भी समस्या है उसके कुछ पॉइंट आउट बना लेंगे, जिससे आपका कोई पॉइंट स्किप नहीं हो, जिससे आपको सारी अपनी समस्याओं के बारे में, सारी जिज्ञासाओं के बारे में आप विस्तार से बातचीत कर सकें, डिस्कस कर सकें। आप कोई भी क्षेत्र में रहते हो, कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। आप या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि आप अपने आप को ज्योतिषी नहीं माने, ना ज्योतिषी समझें। लोग समय को यूँ ही काटते रहते हैं बिना किसी उपाय के या बिना किसी ध्यान के कि आपको समस्या क्या है, किस ग्रह के कारण समस्या है। तो लोग कोई भी चैनल पर, कोई भी वेबसाइट पर जाकर के क्वेश्चन करते हैं और उनको जो आंसर मिलता है उसको ही सही मानकर वो अपना जो समय आपको कहीं और क्षेत्र में उन्नति पर पहुंचा सकता था, आप उसे व्यर्थ के उपायों में, टोने टोटकों में ही व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए सही सलाह मानिए,
सही सलाह लीजिए, सही जगह से सलाह लीजिए, क्योंकि जो वैदिक उपाय है वो हमेशा काम करेंगे और वैदिक ज्योतिष कभी भी फेल नहीं होती है। टोने टोट के सिर्फ और तीरंदाजी की तरह आपका तीर लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं हमेशा कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।